खाना खत्म होते ही मान्या मुंह फुलाकर सीधे कमरे में चली गई और दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। नमन ने एक लंबी सांस खींची। ये दरवाजा नहीं बंद हुआ, ये तो मेरी उम्मीदें बंद हो गई हैं। वह कुछ पल खड़ा रहा, जैसे दिमाग में मान्या को मनाने की 101 तरीके वाली किताब ढूंढ रहा हो। कैसे मनाऊं? इसे फूल लाऊं, माफी मांगूं या बस भाग जाऊं? वह खुद से बड़बड़ाया। तभी मोबाइल पर बार बार एक ही नाम चमकने लगा, आरव कॉलिंग। नमन ने झंझला कर कहा, पूरी दुनिया एक तरफ और ये पागल एक तरफ। कॉल उठाते ही बोला, क्या तुम्हारा रूही से झगड़ा हो गया है क्या? आरव हक्का बक्का, क्या बकवास, तुम ठीक हो? बुखार है क्या? फिर उन दोनों के बीच बिना सिर पैर की बहस शुरू हो गई। आरव, तुम पहले बात सुनो। नमन, तुम पहले सवाल का जवाब दो। आरव, अरे तुम सुनोगे तो? नमन, और तुम बोलना बंद करोगे तो? 5 मिनट का समय ऐसे ही बर्बाद करने के बाद नमन थक कर बोला, ठीक है, अब बताओ फोन क्यों किया? आरव अचानक रुक कर बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तू मेंशन वापस क्यों नहीं आया? और वो मान्या का मुंह अब भी गुब्बारे जैसा फूला है क्या? नमन ने थकान भरे अंदाज में कहा, हाँ, और उस गुब्बारे में जो हवा निकालने का पंप मेरे पास नहीं है। आरव हंसते हुए बोला, पंप तो तेरे पास है, बस तू डरता है इस्तेमाल करने से। आरव ने फोन रखते रखते बड़बड़ाया, इसलिए इसको दोस्त नहीं मुसीबत कहते हैं। नहीं भाई, उसका मूड तो अब और भी बिगड़ गया है। नमन ने फोन पर जैसे हार मानते हुए कहा। इसके बाद उसने आरव को पूरे दिन की कहानी सुना डाली। सुबह का झगड़ा, दुकान वाली घटना और फ्लाइट कैंसिल होने का ड्रामा। आरव ने सिर खुजाते हुए कहा, तो अब प्लान क्या है? मान्या को कैसे मनाओगे? नमन ने सोचा और पलटकर पूछा, जब रूही तुमसे नाराज होती है तो तुम क्या करते हो? आरव के होंठों पर आधी मुस्कान खेल गई। मैं तो सीधा उसे पकड़कर कहता हूँ, मान जाओ, वरना मैं रात भर। नमन ने तड़प कर कहा, तेरी बातें सुनकर ही शर्म आ रही है। आरव ने भुएं चढ़ाकर हंसते हुए जवाब दिया, शर्म छोड़ भाई, रोमांस में टाइम। नमन ने बात पूरी होने से पहले ही झंझला कर कहा, बस बस, बेशर्म की कोई लिमिट होती है, और कॉल काट दी। फोन रखते ही नमन ने गहरी सांस ली। ये आरव कभी नहीं सुधरेगा। वह दूसरे कमरे में चला गया, सोचते हुए कि थोड़ी दूरी शायद मान्या का गुस्सा ठंडा कर दे, लेकिन नींद का तो सवाल ही नहीं था। मान्या के कमरे में हल्की हल्की आहट आ रही थी। उसने तय किया कि अनसुना करेंगे, वरना खुद ही टोकने का मन हो जाएगा। करीब 11 बजे अचानक ठक की तेज आवाज से उसकी आंख खुल गई। आवाज हॉल की तरफ से आई थी। वह तेजी से बाहर निकला और देखा टेबल पर खुले पड़े चिप्स के पैकेट और फर्श पर बिखरे पॉपकॉर्न। नमन की नज़र सोफे की तरफ गई और वहाँ कोई था, लेकिन वो मान्या थी या कोई और, ये साफ देख पाना मुश्किल था क्योंकि लाइट बंद थी और पर्दे हवा में हल्के हिल रहे थे। रसोई में पहुंचते ही उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। पूरा किचन अस्त व्यस्त था और मान्या गैस ऑन करके नूडल बनाने की कोशिश कर रही थी। नमन ने हल्का सा भौं चढ़ाकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? आवाज सुनते ही मान्या ठिठक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, नींद नहीं आ रही थी, भूख भी लगी थी तो सोचा खुद बना लूं। नमन ने गहरी सांस लेते हुए उसके पास आकर गैस बंद कर दी। तुम बाहर बैठो, मैं बना देता हूँ, लेकिन आपको तो खाना बनाना नहीं आता। मान्या ने चुटकी ली। हाँ, लेकिन ये बना लूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद मान्या लिविंग रूम में चुपचाप टीवी देख रही थी और 10 मिनट बाद नमन ट्रे में गर्मा गर्म मैगी और एक ड्रिंक लेकर आ गया। खाओ और बताओ कैसी बनी है। मान्या ने चुपचाप कटोरा उठाया और खाना शुरू किया। उसे स्वाद बहुत अच्छा लगा, मगर उसने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया। पूरा खाकर वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन नमन जो उसकी हर हरकत देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मान्या चौंकी, मगर नमन सीधा उसे कमरे में ले आया और बिस्तर पर लिटाकर बोला, रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। मान्या का मूड बहस करने का था और वह फिर से तकरार करने लगी। नमन उसके करीब झुकते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उसने इतना ही कहा था कि उसके शब्द होंठों में कहीं खो गए। मान्या की सांसें थम सी गईं, आंखें हल्की खुली और फिर पलकों ने खुद को बंद कर लिया। किस खत्म होते ही नमन थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला, आई एम सॉरी, तो मैं असहज नहीं करना चाहता था। वह जाने लगा, लेकिन मान्या ने उसका हाथ थाम लिया। मैं असहज नहीं हूँ। नमन ठिठक कर उसकी ओर मुड़ा
क्या सच में? मान्या हल्के से मुस्कुराई और पास आकर जवाब में बस एक छोटी सी। नमन की आंखों में चमक आ गई और उसने उसे, अगर कभी तुम्हें थोड़ी सी परेशानी लगे तो मुझे रोक देना, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हें अफसोस हो, मान्या ने धीमे स्वर में कहा। मैंने तो जिंदगी भर इस पल का इंतजार किया है। उनकी बातें ठहरी लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे में बस उनकी हंसी और हल्की सी खामोशी घुलती। सुबह नमन सबसे पहले जागा। उसने मान्या को देखकर सोचा, अतीत को मिटा नहीं सकता लेकिन वादा है कि तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मान्या वॉशरूम गई तो शीशे में अपने शरीर पर निशान देखकर शर्मा गई। उधर नमन भी नर्वस था और उसने अपने दोस्त आरब को मैसेज कर दिया, पहली बार की बात तुमने रूही को कैसे फेस किया था? आरब ने पढ़ते ही पानी उगल दिया, तूने क्या किया? नमन ने फिर एक मैसेज भेजा और लिखा सब कुछ। कुछ देर बाद आरब रूही विवान और निया को लेकर मिलने आया। मान्या उन्हें देखकर खुश हो गई लेकिन आरब की नज़रों में नमन के लिए शरारत थी और मौका मिलते ही उसने किचन में उसे खींच लिया। तूने कहा था बस, तू तो पूरी फिल्म ही शूट कर बैठा। तभी मान्या और निया ने दरवाजे से यह पोजीशन देख ली। नमन ने तुरंत आरब को धकेला और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। मान्या को सामने देखते ही आरब और नमन जैसे एक पल को फ्रीज हो गए। दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे आंखों से ही लड़ रहे हों। उधर मान्या किचन से पानी लेकर जल्दी जल्दी बाहर आई और बाहर आते ही मन बोली, ये सीन तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी निया ने उसके हाथ से गिलास खींचते हुए कहा, मामी पानी। मान्या ने तुरंत होश संभाला, रूही के पास जाकर उसे गिलास पकड़ा दिया और आराम से उसके पास बैठ गई जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। 5 मिनट बाद नमन ट्रे में कॉफ़ी लेकर और आरब कुछ स्नैक्स लेकर बाहर आ गया। लेकिन दोनों के बीच जो आंखों का क्रिकेट मैच चल रहा था उसे मान्या और निया तो साफ देख रही थी, पर बेचारी रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीब 2 घंटे इसी माहौल में बिताने के बाद आरब रूही और निया को लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो खामोश रहा लेकिन निया बार बार आरब की तरफ देख रही थी, जैसे उसकी बदली हुई चाल ढाल का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। आरब ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। आरब ने कई बार कोशिश की लेकिन विवान की शरारतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह पलंग पर लेटता भी तो खिलौना उठाकर खेलने लग जाता। आखिरकार आरब ने उसे गोद में उठाया, पूरे कमरे में धीरे धीरे घुमाते हुए थपकियां देने लगा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद विमान की पलकों पर नींद का बोझ उतर आया। आरब ने मुस्कुराते हुए उसे सावधानी से पालने में सुलाया, फिर कपड़े बदलने चला गया। कमरे में लौटकर वह जैसे ही बिस्तर पर लेटा, रूही उसके पास आई। बिना कुछ कहे उसने उसकी गर्दन पर एक ठंडी सी धार रख दी। आरब का चेहरा पल भर में बदल गया। स्वीटहार्ट, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें उसके करीब लाकर कहा, तो जरा ये बताइए पतिदेव, आप उससे किस बात पर उलझ रहे थे? आरब की सांस अटक गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह जल्दी से बोला, नहीं स्वीटहार्ट, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रूही ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर ये मजाक तुम कमरे से बाहर खड़े होकर जारी रखना, जब सच बताने का मन हो जाए तब अंदर आना। आरव की हंसी गायब हो गई। डर और बेचैनी के बीच वह बोला, स्वीटहार्ट मैं अकेले कैसे सोऊंगा, प्लीज। लेकिन रूही बस चुप रही और उसकी ओर पीठ कर ली। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रूही की सख्त लिहाजे में कमरे से बाहर जाने का आदेश सुनकर आरब के पास अब और चुप रहने का कोई कारण नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, मैं उससे झगड़ नहीं रहा था, बस थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि आरब की बात बीच में ही रुक गई। रूही ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्योंकि? आरब ने एक पल चुप रहकर धीमे स्वर में कहा, क्योंकि कल रात वो और मान्या काफी करीब आ गए। रूही एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए
कहा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो दोनों अपनी जिंदगी जी रहे हैं और वैसे भी उनकी शादी होने वाली है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ बहुत धीमे कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। आरव की धीमी आवाज भी रूही के कानों से नहीं बच पाई। उसने तुरंत सवाल किया, इसका मतलब क्या है आरव? उसका लिहाजा अब और तेज हो गया। वह आरव का हाथ पकड़कर उसे विमान से थोड़ा दूर ले गई और कहा, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? और इस बार एक झूठ नहीं। आरव को महसूस हो गया था कि अब रूही का गुस्सा चरम पर है। उसने ना चाहते हुए भी आंखें झुका ली और अपने मन का बोझ खोलने की तैयारी करने लगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए सच बताया। एंगेजमेंट से पहले उसने कहा था कि उसे शादी के लिए कुछ वक्त चाहिए, और ये वक्त इसलिए नहीं कि वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता था या अपने पुराने काम से बाहर निकलना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो अपने दुश्मनों से पूरी तरह निपटना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में इतने दुश्मन हैं कि कोई नहीं जानता कौन कब कहाँ से उसकी जान लेने की कोशिश कर दे। उसे हर पल खतरे का सामना करना पड़ता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मान्या की ज़िंदगी बर्बाद हो। मैंने उससे वादा किया था, अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो मैं उसे रोकूंगा, और इसी वजह से मैं उससे नाराज था। आरव की बात पूरी होने से पहले रूही ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम दोनों सच में बहुत खुदगर्ज हो। आरव हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रूही को कैसे यकीन दिलाया कि उसकी हर कोशिश सिर्फ मान्या की भलाई के लिए है। उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, रूही, ये सब सिर्फ मान्या की सुरक्षा के लिए है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या हम उसे अकेला छोड़ देंगे? लेकिन रूही का गुस्सा अब और बढ़ गया था। मान्या के भले के लिए तुम्हें सच में लगता है कि ये सब उसके भले के लिए है, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि उसे कुछ होगा? अगर ऐसा ही है तो मेरे बारे में क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में मायने ही नहीं रखती? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन उसे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। रूही की बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसके कंधे को पकड़कर उसे हल्के से दीवार के पास कर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए गुस्से में कहा, रूही, अपने शब्द संभालो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये सोचकर भी डर लगता है। और जहां तक उसकी बात है, मैं उसे हर तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी मदद कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मान्या और उसकी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतना कहकर आरव चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर नाराजगी के साथ साथ चोट खाए दिल का दर्द भी था। रूही भी उतनी ही आहत थी। दोनों ने एक दूसरे से पीठ फेर ली और खामोश होकर लेट गए। आधी रात बीत गई, लेकिन किसी की भी आंख नहीं लगी। आरव ने करवट बदलते हुए मन में सोचा, इसके बिना तो मैं सो भी नहीं सकता। वह धीरे से रूही के पास आया
और पीछे से उसे बाहों में भर लिया। रूही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने पकड़ थोड़ी और कस दी और मासूम सी नजरों से कहा, मैं ऐसे नहीं सो सकता, प्लीज। रूही ने कुछ पल और कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मानकर चुपचाप लेटी रही। अगली सुबह आरव आज बहुत देर से उठा, क्योंकि रात भर बेचैनी में उसने एक पल भी चैन से नींद नहीं ली थी। पूरी रात आरव रूही को मनाने में लगा रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा वह बार बार बात करने की कोशिश करता, ये सोचकर कि रूही कम से कम औपचारिकता में ही सही जवाब तो देगी। लेकिन रूही ने चुप्पी साध ली। इतने में विजय ने जिद करके आरव को ऑफिस ले जाने का फैसला कर लिया, जिससे उसे रूही से बात करने का एक भी मौका नहीं मिला। शाम को मेंशन लौटते ही आरव सीधा उसके कमरे में पहुंचा। वहां रूही विवान के साथ खेलते हुए बातें कर रही थी। आरव मुस्कुराते हुए विवान को रूही की गोद से उठा लिया और कमरे में धीरे धीरे टहलते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी मॉम अभी बहुत गुस्से में है, तो अब डैड उसे मनाने वाले हैं, इसलिए तुम अपने पालने में थोड़ी देर चुपचाप लेटे रहना। और हाँ, रोना मत, वरना डैड नाराज हो जाएंगे। आरव की ये बात सुनकर बेबान खिलखिलाकर उठा। रूही ने भुआं चढ़ाकर सोचा, ये छोटे से बच्चे को क्या सिखा रहा है। वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन आरव ने बेबान को पालने में सुलाया और उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अब जरा थोड़ी देर हम दोनों भी खेल लें। उसने रूही का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बाहों में भरते हुए कहा, नाराज होना ठीक है, लेकिन नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ रूही की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन नाराजगी में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब या तो तुम मुझसे बात करो, वरना आज रात मैं तुम्हें इतना तंग करूंगा कि सुबह तक भूल जाओगी कि गुस्सा क्यों थी। रूही ने भुआं चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, फिर इरिटेट होकर उसके पैर पर जोर से चोट मार दी और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? जैसे ही रूही बाहर गई, आरव ने दर्द से पैर पकड़ लिया और बेवान के पास बैठ गया, जो अपने पालने में लेटा खुशी से हाथ पैर हिला रहा था। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, हंस ले बेटा, हंस ले। अभी तो तू पालने में आराम कर रहा है, लेकिन जरा बड़ा हो जा, फिर तेरी भी पापा जैसी हालत होगी जब तू अपनी बीबी को मनाने की कोशिश करेगा। कुछ सेकंड बाद आरव ने खुद को टोका, अरे मैं क्या कर रहा हूँ? ये तो अभी दूध पीने वाला बच्चा है और मैं इसे लाइफ के लेक्चर दे रहा हूँ। वो बेड पर लेट गया